नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांस लेने में होने वाली दिक्कत यानी कि डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सांस लेने में दिक्कत होना क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत एक कष्टदायक अनुभव होता है और कुछ लोगों का कहना है कि इस समस्या में उनको सांस फूलने या फिर सांसें चढ़ने जैसा अनुभव महसूस होता है और इसमें छाती में अकड़न होती है और सांस लेने के दौरान दर्द भी महसूस हो सकता है। कभी कभी वायु मार्ग रुकने के कारण भी सांस लेने में दिक्कत की समस्या हो सकती है और इसे सामान्य स्थिति समझा जाता है। हालांकि अगर सांस लेने में दिक्कत की वजह वायु मार्ग का अवरोध न होकर कुछ और है तो इस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कोई गंभीर एवं हानिकारक स्थिति हो सकती है और ऐसी स्थिति को तुरंत मेडिकल देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। वायु मार्ग ट्यूबों से मिलकर बनी एक जटिल प्रणाली होती है और वायु मार्ग के द्वारा मुंह और नाक से वायु खींचकर फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है और इसीलिए सांस लेने में परेशानी की समस्या वायु मार्ग में कहीं भी रुकावट होने के कारण हो सकती है। कुछ मामलों में व्यक्ति को केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सांस लेने से जुड़ी दिक्कत होती है और ऐसा अक्सर कड़ी मेहनत जैसी गतिविधियों, ऊंचाई वाले स्थान और अधिक गर्म या अधिक ठंडे वातावरण के कारण हो सकता है। और इन सभी स्थितियों के अलावा सांस लेने में दिक्कत महसूस होना किसी अन्य मेडिकल समस्या का संकेत भी हो सकता है। सांस लेने में परेशानी की समस्या का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है और यह समस्या एक तीव्र श्वसन अवरोध यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी हो सकती है और इसे तुरंत देखभाल और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और इस समस्या के अन्य कारणों को दवाओं, ऑक्सीजन थेरेपी या फिर अन्य सर्जिकल प्रक्रियाओं द्वारा मैनेज किया जाता है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि सांस लेने में कठिनाई होने के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, यह समस्या कुछ लक्षणों से जुड़ी हो सकती है, जैसे कि भ्रम होना, व्याकुलता यानी कि एजिटेशन, साइनोसिस यानी कि त्वचा का नीले रंग का हो जाना, चक्कर आना, हवा खींचने के लिए हांफना, छाती में दर्द होना, भयभीत या फिर सशंकित हो जाना और सांस लेते हुए बहुत तेज आवाजें आना, बेहोशी की हालत होना, फेफड़े और सीने की गुहिका के ऊतकों में सूजन होना जिसे कि हम प्लूरिसी कहते हैं, थकान होना, बेहोश होना या फिर गर्दन में दर्द या छाती में चोट लगना। अब दोस्तों, बात करेंगे कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए। तो अगर आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण सांस लेने में परेशानी हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। अगर आपको सांस लेने में कठिनाई के साथ कुछ और भी समस्याएं हैं तो भी डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए, जैसे कि अगर यह 1 महीने से अधिक समय तक रहती है, जब आप गतिशील यानी कि क्रियाशील होते हैं तो यह स्थिति और बदतर हो जाती है, या फिर लेटने पर भी स्थिति बिगड़ जाती है, या फिर 3 हफ्ते या उससे भी अधिक समय तक खांसी रहती हो, या फिर अगर सांस लेने में कठिनाई के साथ ही आपके टखनों में सूजन हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सांस लेने में दिक्कत के क्या कारण होते हैं, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ या दिक्कत क्यों होती है। तो दोस्तों, इस समस्या के कई अलग अलग कारण हैं। उदाहरण के लिए हार्ट रोग के कारण भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस स्थिति में आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपका हृदय पर्याप्त खून को पंप नहीं कर पाता है। अगर आपके दिमाग, मांसपेशियों या फिर शरीर के अन्य हिस्सों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और साथ ही साथ पीड़ित को सांस फूलने की भी शिकायत होती है। सांस लेने में परेशानी पैदा करने वाले कुछ कारणों की बात करें तो उनमें है किसी बाहरी वस्तु को सांस द्वारा अंदर लेना या फिर निगल लेना, सिस्टिक फाइब्रोसिस होना, नाक या मुंह में कोई छोटी वस्तु अटक जाना, एलर्जिक रिएक्शन के कारण, किसी दुर्घटना से वायु मार्गों का आघात पहुंचना यानी कि ट्रोमा होना, गले या फिर टॉन्सिल्स में फोड़े बनना, स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड संबंधी कोई समस्याएं होना, श्वसन संबंधी बीमारी जो कि ऊपरी वायु मार्ग की सूजन का कारण बनती है और इसे हम क्रूप कहते हैं, साथ ही साथ अत्यधिक धुएं में सांस लेना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, वायरल इन्फेक्शन होना या फिर अस्थमा, जीभ या फिर एपिग्लोटिस में सूजन होना, नली की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाना, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, वात स्फीति या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रोग यानी कि जिसे कि हम सीओपीडी भी कहते हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सांस लेने में दिक्कत का खतरा जो है वो कब बढ़ जाता है। तो दोस्तों, वयस्कों की तुलना में छोटे बच्चों के वायु मार्गों में बाहरी वस्तु फंस जाने की संभावनाएं अधिक होती है और उनमें अपनी नाक या मुंह में खिलौने या फिर अन्य छोटी वस्तुएं फंसा लेने की संभावनाएं भी होती हैं। छोटे बच्चे कई बार निगलने से पहले अपना भोजन ठीक से भी नहीं चबा पाते हैं।
वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले अन्य जोखिम कारकों की बात करें तो उनमें है मक्खी जैसे कीटों और मूंगफली जैसे खाद्य पदार्थों से गंभीर एलर्जी होना, जन्म दोष या बीमारियां जो वायु मार्ग की समस्याएं पैदा कर सकती हैं, धूम्रपान करना या फिर वे लोग जिनको निगलने के दौरान काफ़ी परेशानी महसूस होती है जैसे कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों को। अब हम दोस्तों जानेंगे कि सांस लेने में तकलीफ की समस्या से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों कई प्रकार के वायुमार्ग अवरोधों को रोका जा सकता है और आप कुछ चीज़ों की मदद से अपने जोखिम को कम कर सकते हैं, जैसे कि खाना खाने से पहले अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से बचें, भोजन के छोटे छोटे निवाले बनाकर खाएं, भोजन को धीरे धीरे खाएं और जब छोटे बच्चे खा रहे होते हैं तब उनका ध्यान रखें, भोजन को अच्छे से चबाएं और फिर उसे निगल लें, सुनिश्चित करें कि आपके डेंचर आपको ठीक तरीके से फिट होते हैं, छोटी वस्तुओं को बच्चे से दूर रखें ताकि वे उन्हें निगल ना लें और अपने अभ्यास में कुछ चीज़ें शामिल करके सांस लेने में दिक्कत पैदा करने वाले कारणों से बचें। जैसे कि बात करें धूम्रपान से बचें। जब आप तंबाकू मुक्त हो जाते हैं तो हार्ट और फेफड़े संबंधी रोग और कैंसर वगैरह के जोखिम कम होने शुरू हो जाते हैं, चाहे आप सालों से धूम्रपान कर रहे हों। साथ ही साथ दोस्तों प्रदूषण के संपर्क में आने से बचें। जितना संभव हो सके एलर्जिक पदार्थों और विषाक्त पदार्थों वाले वातावरण में सांस लेने से बचें। अगर वजन ज़्यादा है तो उसे कम करें या फिर कम से कम उसे बढ़ने ना दें। अपना ख्याल रखें। अगर आपको अपने अंदर कोई अंतर्निहित मेडिकल समस्या महसूस होती है तो उसका उपचार करवाएं। अपने कार्यों के लिए योजना बनाएं। डॉक्टर से इस बारे में बात करें कि अगर लक्षण बिगड़ने लग जाए तो क्या करना चाहिए। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर परिश्रम करने की कोशिश ना करें और यदि आप ऑक्सीजन लेने के लिए किसी विकल्प जैसे कि सप्लीमेंट ऑक्सीजन पर आप आश्रित हैं तो नियमित रूप से अपने उपकरणों की जांच करते रहें और सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में मिल रही है और उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि सांस लेने में जो ये परेशानी होती है इसका निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इस समस्या का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर जो है मरीज का शारीरिक परीक्षण करते हैं और मरीज तथा उसके परिवार की पिछली मेडिकल स्थिति के बारे में पूछते हैं। परीक्षण करने के दौरान कई अलग अलग टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी की बात करें तो इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को ब्रोंकोस्कोप कहते हैं और बच्चों के फेफड़ों की जांच करने के लिए इस टेस्ट प्रक्रिया को किया जाता है। साथ ही साथ लैरिंगोस्कोपी की बात करें तो इसमें डॉक्टर एक छोटे उपकरण का उपयोग करते हैं जिससे कि बच्चों के गले, स्वर रज्जु, कंठनली और अन्य असामान्यताओं की जांच की जाती है। और बात करें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की तो दोस्तों इसको लंग यानी कि फेफड़े फंक्शन टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है और इस टेस्ट प्रक्रिया का इस्तेमाल अक्सर अस्थमा के मरीजों के फेफड़ों का आकलन करने के लिए किया जाता है। और इस परीक्षण प्रक्रिया में 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं जो कि स्पायरोमेट्री और मेथोकोलिन चैलेंज के नाम से जाने जाते हैं। स्पायरोमेट्री एक सरल श्वास परीक्षण होता है और इस टेस्ट को यह मापने के लिए किया जाता है कि आप अपने फेफड़ों से कितनी हवा निकाल सकते हैं और कितनी तीव्रता से निकाल सकते हैं। यह टेस्ट आमतौर पर अवरुद्ध वायुमार्ग की स्थिति को निर्धारित करता है और सामान्य रूप से इसका इस्तेमाल सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। और मेथोकोलिन चैलेंज टेस्ट का इस्तेमाल अस्थमा के परीक्षण को स्थापित करने में मदद करने के लिए किया जाता है और आपके डॉक्टर को इस बारे में पता होता है कि आपकी स्थिति के अनुसार कौन सा टेस्ट आपके लिए सबसे अच्छा होता है। कुछ मामलों में डॉक्टर छाती के अंदर की संरचनाओं को देखने के लिए एक्सरे कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट, फेफड़े और हड्डियों को देखने के लिए। न्यूमोनिया का परीक्षण करने के लिए छाती का एक्सरे एक अच्छा टेस्ट होता है। हालांकि एक्सरे से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान नहीं हो पाती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले कुछ लोगों के लिए छाती का सीटी स्कैन करना पड़ सकता है और इस स्कैन की मदद से फेफड़ों में किसी भी प्रकार की समस्या पता लगाया जा सकता है। सीटी स्कैन में विस्तृत चित्र बनाने के लिए एक्सरे और कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। यदि आप दीर्घकालिक साइनसाइटिस से पीड़ित हैं तो डॉक्टर आपके लिए एक विशेष साइनस सीटी स्कैन का सुझाव दे सकते हैं और इस स्कैन को आपके साइनस का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेफड़ों की बायोप्सी की बात की जाए तो इसमें फेफड़ों में के जो ऊतक होते हैं उससे एक सैंपल लिया जाता है और माइक्रोस्कोप पर उसकी जाँच की जाती है और शरीर में मौजूद रक्त कोशिकाओं की संख्या पता करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं पीड़ित को एनीमिया तो नहीं है या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं। रक्त कोशिकाओं के विश्लेषण से शरीर में मौजूद बीमारी की गंभीरता और श्वसन तंत्र में पनपी जो खामियां होती है उनको पता लगाया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सांस लेने में दिक्कत का जो ये उपचार है वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इस विकार के उपचार में दवाओं का इस्तेमाल आमतौर पर सांस लेने के दौरान हो रही दिक्कत को कम करने के लिए किया जाता है। दवाएं आमतौर पर मौखिक रूप से टैबलेट वगैरह के रूप में और इंट्रावेनस से यानी कि नस में सुई लगाकर दी जाती है। कई बार दवाओं को तरल पदार्थ के भाप के रूप में सांस लेकर भी लिया जाता है। इसमें नेबुलाइजर नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है
और वह दवाएं जिनका इस्तेमाल सांस लेने में परेशानी के दौरान किया जाता है उनकी बात करें तो उनमें है ओपियोइड दवा जैसे कि मोर्फिन, चिंता निवारक दवाएं जैसे कि लोराज़ेपाम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोन, दवाएं जो कि आपके वायुमार्ग को खोलती है जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर, निमोनिया या फिर अन्य इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स, खून में थक्के के लिए एंटीकोएगुलेंट्स और हार्ट संबंधी समस्याओं के लिए डायूरेटिक्स दवाएं। दोस्तों बात करें ऑक्सीजन थेरेपी की, तो ऑक्सीजन थेरेपी एक ऐसा उपचार है जिसमें आपको अतिरिक्त ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो इसकी मदद से यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, और इस प्रक्रिया में आप अपने मुंह पर एक मास्क लगाकर सांस लेते हैं या फिर नाक में एक ट्यूब लगाकर ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। और ऑक्सीजन थेरेपी आमतौर पर तभी मदद कर पाती है जब आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, और इस स्थिति को हम हाइपोक्सेमिया कहते हैं। अन्य उपचार की दोस्तों बात करें तो सांस लेने में तकलीफ की समस्या को मैनेज करने के लिए डॉक्टर आपको कुछ और भी उपचारों का सुझाव दे सकते हैं। जैसे कि थोरासिंथेसिस की बात करें तो इसका इस्तेमाल छाती और फेफड़ों के बीच विकसित हुए असामान्य द्रव को बाहर निकालने के लिए किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में डॉक्टर मरीज की त्वचा में एक खोखली सुई को डालते हैं और यह सुई फेफड़ों के बीच की जगह में पहुंचाई जाती है, और इस जगह को प्लूरल कैविटी कहते हैं, और अतिरिक्त जमा हुए द्रव को इसके माध्यम से निकाला जाता है। पैरासेंटेसिस की बात करें तो इसका इस्तेमाल पेट में बने अतिरिक्त द्रव को निकालने के लिए किया जाता है जिसे कि हम एसाइटिस कहते हैं, और इस प्रक्रिया में डॉक्टर त्वचा के अंदर से एक खोखली सुई या फिर प्लास्टिक की ट्यूब यानी कि कैथेटर को पेट में डालते हैं। और जब वायु मार्ग रुक गए हो या अत्यधिक तंग यानी कि संकुचित हो गए हो तो स्टेंट प्लेसमेंट प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, और जब वायु मार्ग के अंदर कहीं ट्यूमर बन जाता है या वायु मार्ग के आसपास की संरचना में दबाव आ जाता है तब यह स्थिति पैदा हो जाती है। स्टेंट एक छोटी सी ट्यूब होती है, इसको वायु मार्ग को खोलकर रखने के लिए वायु मार्ग में स्थित कर दिया जाता है और डॉक्टर ब्रोंकोस्कोपी का इस्तेमाल करके इसके अंदर डालते हैं। अगर ब्लड काउंट कम है तो खून भी चढ़ाया जा सकता है, और अगर फेफड़ों या वायु मार्गों में कहीं पर कैंसर विकसित हो रहा है तो उसको कम या नष्ट करने के लिए कैंसर का उपचार किया जा सकता है, और इसके उपचार में रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और लेजर थेरेपी वगैरह शामिल होती है। दोस्तों बात की जाए जीवन शैली में बदलाव की, तो सांस लेने में कठिनाई के कारण के आधार पर लोग अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसे बदलाव कर सकते हैं जिससे कि इस रोग के लक्षणों में सुधार किया जा सकता है। तो कुछ बदलाव हो सकते हैं जैसे कि अगर सांस लेने में परेशानी मोटापे से जुड़ी है तो वजन कम करें, गर्मी के समय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक्सरसाइज करने से बचें, धूम्रपान से बचें और धूम्रपान करने वाले दूसरे व्यक्ति के धुएं के संपर्क में आने से भी बचें, एलर्जिक पदार्थों और अन्य प्रदूषकों से बचें, और साथ ही साथ अंतर्निहित समस्याओं का जो उपचार है उसका ठीक से अनुसरण करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सांस लेने में दिक्कत में आपको क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों श्वसन संबंधी परेशानी होने पर आप कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन आपको करना चाहिए। जैसे कि बात करें फल और सब्जियों की, तो फल और सब्जियां स्वस्थ आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिनमें फेफड़ों के हेल्थ में सुधार भी शामिल है, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इसीलिए रोगों और इन्फेक्शन वगैरह को दूर रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नट्स और बीज की बात करें तो ये स्वस्थ असंतृप्त वसा और अन्य कई मूल्यवान पोषक तत्वों के साथ साथ विटामिन ई भी प्रदान करते हैं, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। नट व बीज में पाए जाने वाले तेल बलगम निर्माण में कमी करते हैं। और बात करें दोस्तों मछली की, तो प्रोटीन के लिए मछली एक बहुमूल्य स्रोत है। मछली का सेवन ओमेगा 3 फैटी एसिड और रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण ऊतकों की मरम्मत हेतु प्रोटीन और शारीरिक मजबूती को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।